यहाँ पे वेरिएबल्स बहुत सारे हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको एक बार ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी फॉर आईआईटी जेईई। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। वीडियो के एंड में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। तो अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई be a complex number where x and y are integers, then the area of rectangle whose vertices are the roots of equation z conjugate cube plus z conjugate z cube equal to 350 is a b c या फिर d। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। z कॉन्जुगेट को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा हमारा z कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 350। और हमें पता है z कॉन्जुगेट ये होता है हमारा मॉड जेड स्क्वायर इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 350। अब यहाँ पे ये जो टर्म है हमारा, सपोज z दिया हुआ है हमारा x प्लस आई वाई है, तो जेड स्क्वायर हमें पता है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और z कॉन्जुगेट स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो इसलिए हम कह सकते हैं इन दोनों का जो सम होगा वो हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और z मॉडुलस स्क्वायर ये हमें पता है हो जाएगा हमारा सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है हमारा 350। यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 175। 175 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 7। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 25, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 7। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर हमारा आएगा 16 और वाई स्क्वायर आएगा हमारा 9। तो यानी कि एक्स ये हुआ हमारा प्लस माइनस 4 और वाई ये हुआ हमारा प्लस माइनस 3। तो अगर हम इसको आर्गन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं तो x जो है ये +4 से लेके -4 तक जा रहा है, तो ये डिस्टेंस हो गया 8 यूनिट, और y जो है हमारा +3 से लेके -3 तक जा रहा है, तो ये डिस्टेंस जो हुआ ये हुआ 6 यूनिट। और इनको मिला के ये जो हम +4 +3 +4 -3 प्लस -4 +3 -4 -3 इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल बनेगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा हमारा 8 इंटू 6 यानी कि 48 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लेट z इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ समेशन m इक्वल टू 1 to 15 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर ऑफ 2m माइनस 1 एट थीटा इक्वल टू 2 डिग्री इज a b c या फिर d। यहाँ पे ये z इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर ऑफ आई थीटा। सिमिलरली ये जो हमारा टर्म है इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये हमें मिलेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्यूब, और इसी तरह से अप टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर ऑफ 29। यहाँ पे इन सब इमेजिनरी पार्ट्स को हम ऐड कर सकते हैं और हम सिंपली लिख सकते हैं ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस z क्यूब अप टू z टू द पावर ऑफ 29। ये हमें दिख रहा है कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसलिए हम इसको अगेन लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू जेड स्क्वायर टू द पावर ऑफ 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म जो है वो है हमारा z, कॉमन रेशियो जो है वो है हमारा जेड स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है हमारे 15। तो यहाँ पे हमने सिंपली समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। नाउ z हमारा e टू द पावर ऑफ आई थीटा है, तो जेड स्क्वायर ये हो गया हमारा cos 2 थीटा प्लस आई इंटू साइन 2 थीटा, और जेड स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा अगेन cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा माइनस 1। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारा -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2i साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2i साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। सो ये टर्म हमारा फिर से हमें z मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि z डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 1/2i साइन थीटा। अब हम आते हैं दूसरे टर्म पे जो न्यूमरेटर है, ये वाला टर्म, ये टर्म हुआ हमारा z टू द पावर ऑफ 30 माइनस 1।
तो z टू द पावर ऑफ 30 ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू e टू द पावर ऑफ 30 थीटा आई, और ये -1 तो एज इट इज़ हमारा रहेगा ही रहेगा। और थीटा हमारा दिया हुआ है 2 डिग्री यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 60 प्लस आई इंटू साइन 60 -1। और ये जो टर्म है ये हमें मिल चुका है कि ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2i साइन थीटा। सो अब अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो टर्म बचा ये वाला टर्म इमेजिनरी है, और हमें टोटल इस पूरे का हमको इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये डिवाइड होंगे तो ये आई और ये आई कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में, तो ये एक्चुअली में रियल पार्ट बन जाएगा। तो इसलिए इमेजिनरी पार्ट जो फाइनल बचेगा वो होगा cos 60 -1 डिवाइडेड बाई ये 2i साइन थीटा वाला टर्म है। तो इसको हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ -1/2 इंटू 2i साइन थीटा, और ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये i क्योंकि डिनोमिनेटर में है -1/i, तो -1 को हम लिख सकते हैं सिंपली i स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये i बचा, तो i डिवाइडेड बाई 4 साइन 2 डिग्री, तो 1/4 साइन 2 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द सेट रियल पार्ट ऑफ 2iz डिवाइड बाई 1 - z स्क्वायर वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ mod z इक्वल टू 1, z नॉट इक्वल टू +-1 इज a, b, c या फिर d। यहाँ पे mod z इक्वल टू 1 है तो हम कह सकते हैं कि z इक्वल टू e टू द पावर ऑफ i थीटा, यानी कि cos थीटा प्लस i साइन थीटा हम लिख सकते हैं। तो z स्क्वायर ये हो जाएगा e टू द पावर ऑफ 2i थीटा, यानी कि cos 2 थीटा प्लस i इंटू साइन 2 थीटा। तो 1 माइनस जेड स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ भी और 1 माइनस यहाँ पर दोनों तरफ। इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2i कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से हमने 2i साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस i इंटू साइन थीटा, और साथ में एक माइनस साइन भी हमारा आ जाएगा। तो ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ये हमारा फिर से हमारा z हो गया, तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू z इंटू माइनस 2i साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2iz इंटू माइनस साइन थीटा। तो यानी कि 2iz डिवाइड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक थीटा, जो कि हमें पता है कि 1 से इन्फिनिटी तक जाता है और माइनस इन्फिनिटी से -1 तक जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स अल्फा एंड 1 बाई अल्फा कॉन्जुगेट लाई ऑन द सर्कल्स x माइनस x0 स्क्वायर प्लस y माइनस y0 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर एंड x माइनस x0 स्क्वायर प्लस y माइनस y0 स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। If z0 equal to x0 plus iy0 satisfies the equation 2 mod z0 square equal to r square plus 2, then mod alpha equal to a, b, c या फिर d। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि अल्फा जो है वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है और 1 बाई अल्फा कॉन्जुगेट इस दूसरे सर्कल पे लाई कर रहा है, और ये जो z0 है जो कि इन दोनों सर्कल का सेंटर होगा वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे मॉड अल्फा की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे वेरिएबल्स बहुत सारे हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको एक बार ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। पहले सपोज ये जो है ये है सेंटर हमारा इस सर्कल का z0, और यहाँ पे अल्फा को अगर हम मान लेते हैं r e टू द पावर ऑफ i थीटा, तो 1 बाई अल्फा कॉन्जुगेट इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, तो यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये सेम रहेगा अल्फा और 1 बाई अल्फा कॉन्जुगेट दोनों के लिए। तो इसका मतलब कि ये अल्फा और 1 बाई अल्फा कॉन्जुगेट कोलिनियर होंगे ओरिजिन के साथ। तो सपोज यहाँ पे अगर हमारा अल्फा लाई कर रहा है तो 1 बाई अल्फा कॉन्जुगेट यहाँ पे लाई कर सकता है या फिर यहाँ पे लाई कर सकता है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये यहाँ पे लाई कर रहा है, उससे हमारे आंसर पे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो ये एंगल अगर हमारा थीटा है और ये जो जेड नॉट है इसका एंगल अगर हम ये मान लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा नॉट है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हुआ वो हो गया हमारा इक्वल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। ऑल्सो ये जो अल्फ़ा है ये इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जिसका कि सेंटर जेड नॉट है। तो हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। इसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन ये भी कह सकते हैं कि 1/अल्फ़ा कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट इक्वल टू 2r। ये हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है। और अगर यहाँ पे हम देखते हैं इस ट्रायंगल को, तो अगर ये है ओरिजिन O, ये है सेंटर C, इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, तो जो हमारा AC हुआ वो हो गया हमारा इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस जेड नॉट। तो वो हो जाएगा हमारा इक्वल टू अंडर रूट मॉड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ अल्फ़ा मॉड जेड नॉट इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट को B मान लेते हैं जो यहाँ पे टच हो रहा है इस दूसरे बड़े वाले सर्कल पे, जो कि ये 2r रेडियस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहाँ से हमारा जो BC निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 1/अल्फ़ा कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट इक्वल टू अंडर रूट 1/मॉड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड जेड नॉट डिवाइडेड बाई मॉड अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। तो इन दोनों इक्वेशन को मिला के हम लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट ये हो जाएगा इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू मॉड अल्फ़ा इंटू मॉड जेड नॉट। और सिमिलरली इन दोनों इक्वेशन को मिला के हम लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट ये हो जाएगा इक्वल टू मॉड जेड नॉट स्क्वायर प्लस 1/मॉड अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मॉड जेड नॉट इंटू मॉड अल्फ़ा। और अब हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को बराबर कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक्चुअली सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये 2 जेड नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मॉड अल्फ़ा यहाँ मॉड अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि मॉड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू मॉड जेड नॉट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4r स्क्वायर मॉड अल्फ़ा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम आर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे इससे हम रिप्लेस कर देंगे इस टर्म को। तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं यानी कि हम इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं तो यानी कि या तो हमारा मॉड जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए या फिर 7 इंटू मॉड अल्फ़ा स्क्वायर ये होना चाहिए हमारा इक्वल टू 1। मॉड जेड नॉट जो है वो हमारा 1 यहाँ पे हो नहीं सकता है बिकॉज यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि मॉड जेड नॉट जो है
वो 1 प्लस समथिंग है, ये आर स्क्वायर बाई 2 जब हो जाएगा तो वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो मॉड z नॉट स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यही चीज़ पॉसिबल है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मॉड अल्फा ये हो जाएगा हमारा 1/√7, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लेट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी if 3 minus 3 omega plus 2 omega squared to the power of 4n plus 3 plus 2 plus 3 omega minus 3 omega squared to the power of 4n plus 3 plus minus 3 plus 2 omega plus 3 omega squared to the power of 4n plus 3 equal to 0, then possible values of n is or are a b c या फिर d। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए n की कौन कौन सी वैल्यूज इनमें से पॉसिबल हैं। यहाँ पे ये एक से ज़्यादा वैल्यू भी पॉसिबल हो सकती है। सो सपोज ये जो हमारा पहला टर्म है इसको हम मान लेते हैं a, तो a ये हो गया हमारा 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब अगर हम a मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब हमारा 1 होगा कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ये जो हमारा टर्म है 2 प्लस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड टर्म है, इसको हम मान लेते हैं b, तो यानी कि b जो है वो a ओमेगा है। इसी तरह से हम देखेंगे कि अगर ये जो तीसरा टर्म है c है, तो ये c जो हो जाएगा ये हमारा a ओमेगा स्क्वायर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है एक्चुअली में ये a टू द पावर ऑफ 4n प्लस 3 प्लस a ओमेगा टू द पावर ऑफ 4n प्लस 3 प्लस a ओमेगा स्क्वायर टू द पावर ऑफ 4n प्लस 3 है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a टू द पावर ऑफ 4n प्लस 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर ऑफ 4n प्लस 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर ऑफ 4n प्लस 3। और हमें पता है कि ये जो टर्म होगा ये हमारा मान लेते हैं नॉन ज़ीरो रहेगा, तो इसलिए इस टर्म को ज़ीरो होना पड़ेगा तभी ये जाके इक्वेशन हमारी ज़ीरो के इक्वल होगी। हमें पता है कि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है ओमेगा की कि अगर 1 प्लस ओमेगा टू द पावर ऑफ a प्लस ओमेगा टू द पावर ऑफ 2a ये ज़ीरो है, तो हमारा ओमेगा जो हमारा a रहेगा वो कभी भी 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो 3 का मल्टीपल होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और उस केस में ये जो सम आएगा ये हमारा इक्वल टू 3 हो जाएगा, 0 नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये हमारा बस 3 का मल्टीपल नहीं होगा, बाकी कोई भी अगर ये इंटीजर होता है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो a की सारी इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है, बस 3 का मल्टीपल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल ये है C3, तो 3 पॉसिबल नहीं है, a, b और d ये तीनों वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फॉर एनी इंटीजर k let alpha k equal to cos k pi by 7 plus I sin k pi by 7, the value of the expression summation k equal to 1 to 12 mod of alpha k plus 1 minus alpha k divided by summation k equal to 1 to 3 mod of alpha 4k minus 1 minus alpha 4k minus 2 is। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू पूछी गई है और अल्फा के हमें दिया गया है कि ये है 7th रूट ऑफ यूनिटी, ये हम देख सकते हैं। सो अल्फा के को हम सिंपली लिख सकते हैं e टू द पावर ऑफ i k पाई बाई 7 सबसे पहले, और अब हमारा अल्फा k प्लस 1 माइनस अल्फा के, ये जो न्यूमरेटर में जो हमारा टर्म है इसको हम देखते हैं ये क्या बनेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा e टू द पावर ऑफ i पाई बाई 7 इंटू के प्लस 1 माइनस e टू द पावर ऑफ i पाई बाई 7 इंटू के। तो इसमें से e टू द पावर ऑफ के आई पाई बाई 7 ये हमारा कॉमन आ जाएगा, और e टू द पावर ऑफ i पाई बाई 7 माइनस 1 ये हमारा अंदर रह जाएगा। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म हमारा इक्वल टू हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर पाई बाई 14 प्लस 2i कॉस पाई बाई 14 इंटू साइन पाई बाई 14। तो इसको हम लिख सकते हैं 2i साइन पाई बाई 14 इंटू ई टू द पावर ऑफ i पाई बाई 14। तो यानी कि ये जो टर्म है इसकी वैल्यू फाइनली जो हमें मिलेगी वो हो जाएगी e टू द पावर ऑफ
के आई पाई बाई 7 इंटू ई टू द पावर ऑफ आई पाई बाई 14 और इंटू 2i साइन पाई बाई 14। और यहाँ पे हमें इसका मॉड लेना है, तो अगर हम इसका मॉड लेंगे तो ये मॉड जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका मॉड्यूलस 1 है, अगेन इसका मॉड्यूलस भी 1 है, और यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इसका जो मॉड्यूलस फाइनली हमें मिलेगा वो हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 14। तो यही मॉड रहेगा। हम देख सकते हैं कि ये मॉड कांस्टेंट है, ये के पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर हमने इसको 12 टाइम्स किया तो ये 12 टाइम्स सेम टर्म मिलेगा, तो इंटू 12 हो जाएगा, तो ये हमारा न्यूमरेटर होगा। सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर को भी देखें, यहाँ पे के प्लस 1 माइनस के है, यहाँ पे 4 के माइनस 1 और 4 के माइनस 2 है, लेकिन जो डिफरेंस है वो के पे क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो टर्म आएगा मॉड, ये भी हमारा सेम आएगा 2 साइन पाई बाई 14। तो और ये क्योंकि 3 टाइम्स आ रहा है, के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 2, के इक्वल टू 3 के लिए, तो ये इंटू 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 इंटू 2 साइन पाई बाई 14 से, तो 2 साइन पाई बाई 14 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4 रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 4। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लेट a and b be real numbers and a square plus b square not equal to 0. Suppose s equal to set of z complex numbers such that z equal to 1 by a plus I bt and t is a real number which is not equal to 0. So if z equal to x plus iy and z belongs to s, मतलब ये वाला जो हमारा सेट है, then x, y lies on A the circle with radius 1 by 2a and center 1 by 2a, 0 for a greater than 0, b not equal to 0. B the circle with radius minus 1 by 2a and center minus 1 by 2a, 0 for a less than 0, b not equal to 0. C the x axis for a not equal to 0, b equal to 0, या फिर D the y axis for b not equal to 0, a equal to 0. So यहाँ पे अगर ये जो इक्वेशन है इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करें समझने के लिए कि ये जो z है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो z इक्वल टू 1 बाई ए प्लस आई बी टी है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस आई बी टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस आई इंटू बी टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसको अगर हम x प्लस आई वाई से इक्वेट करें, जो यहाँ पे दिया हुआ है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखने के लिए, तो x जो हो रहा है हमारा सिंपली ये हो रहा है a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, और y हो रहा है हमारा माइनस बी टी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे अलग से अगर लिख लें a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर और y इक्वल टू माइनस बी टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। सो अगर हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई ये जो टर्म है ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा अगर हमने ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो ये एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर और 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू एक्स बाई ए। ये इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई ए। इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स माइनस 1 बाई 2a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा 1 बाई 2a होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो z इक्वल टू 1 बाई ए प्लस आई बी टी, ये इक्वेशन जो थी ये तीन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। पहला तो ये x की क्या वैल्यू होगी, दूसरा ये कि y की क्या वैल्यू होगी, और तीसरा ये। अब हम देख सकते हैं कि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर हमारा ये b नॉन ज़ीरो होगा तो, और ये सर्कल का जो सेंटर है वो 1 बाई 2a है और रेडियस भी 1 बाई 2a है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल विथ रेडियस 1 बाई 2a, सेंटर 1 बाई 2a, 0। तो ए हमारा सही ऑप्शन है। दूसरा
अगर b इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब कि y भी इक्वल टू 0 हो जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो b 0 है तो y 0 हो गया, तो इसका मतलब कि ये x एक्सिस पे लाई करेगा ये फिर। तो उस केस में c करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली अगर हमारा a इक्वल टू 0 होता है तो अगेन इस इक्वेशन के हिसाब से x भी हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये डी भी सही होगा, क्योंकि x 0 है इसका मतलब कि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, सी और डी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।